Assalamu alaikum students and welcome to our video lectures of research methods. I am Farhan Sarwar and today we are going to start our new topic, elements of a research design. अगर हम अपने पिछले लेक्चर्स को रिकॉल करें तो हमने शुरू में ये डिस्कस किया कि फॉर अ मैनेजर प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन और उसके लिए वो रिसर्च को यूज़ करते हैं। तो इसका मतलब है कि हमारा रिसर्च का स्टार्टिंग पॉइंट होता है इज़ अ प्रॉब्लम और अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट। तो वो हमने देखा कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट कैसे डेवलप किया जाता है, किस किस्म की प्रॉब्लम को हम एक्चुअली एक प्रॉब्लम कहते हैं। उसके बाद रिसर्च क्वेश्चंस एंड रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स किस तरीके से हम डेवलप करते हैं। फिर वहाँ से हम एक रिसर्च प्रपोजल की तरफ जाते हैं ताकि एक आउटलाइन बन जाए जिसमें हम पता चले कि जी रिसर्च में हम क्या करने जा रहे हैं। उस रिसर्च प्रपोजल में हम ये थोड़े से डिफरेंट एस्पेक्ट जो रिसर्च डिज़ाइन के इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे वो भी इंक्लूड करते हैं। तो रिसर्च प्रपोजल में हमने ये भी देखा कि ऑर्गेनाइजेशन इंटरनली भी रिसर्च प्रपोजल्स डेवलप कर सकती हैं और अगर एक काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है जिस पे रिसर्च करनी है तो एक्सटर्नल थर्ड पार्टी को भी हायर किया जा सकता है। उसके लिए आरएफपी आरएफपी भी कॉल की जा सकती हैं, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल्स, और बजटिंग भी हमने उसमें एस्पेक्ट देखा। देन वी डिस्कस्ड व्हाट इज़ लिटरेचर रिव्यू, इम्पोर्टेंस ऑफ लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू जो है उसके लिए सोर्सेज कौन कौन सी हैं, लिटरेचर रिव्यू करना क्यों है, हमने ओरिजिनल जो पुरानी स्टडीज़ हैं जो रिलेटेड हमारे टॉपिक है उनको हमने क्यों पढ़ना होता है, हमने उनको क्यों एक दफ़ा थॉरली गो थ्रू करना होता है ताकि हमें ऐसा ना हो कि हम कोई रेपिटिशन कर दें जो ऑलरेडी चीज़ ऑलरेडी रिसर्च से साबित हो चुकी है। हम उस रिसर्च को दोबारा से करने की हमें कोई फ़ायदा नहीं है। अगर कोई सॉल्यूशंस ऑलरेडी प्रोवाइडेड हैं रिसर्च में तो उनको हमें दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमें ये लिटरेचर से पता चलता है कि हमारी जो प्रॉब्लम है, हमारा जो टॉपिक है, हमारा जो रिसर्च क्वेश्चंस हैं वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लिटरेचर में किस तरीके से हैंडल हो चुके हैं, उनके रिसर्च कैसे की गई है। लिटरेचर रिव्यू एक काफ़ी एलेबरेटेड टॉपिक है। उसकी वजह यह है कि जब हम रिसर्च स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ आवर रिसर्च टिल द एंड ऑफ आवर रिसर्च हमारा लिटरेचर रिव्यू कॉन्टीन्यूसली साथ साथ चलता रहता है। आपका जब एक टॉपिक एक रिसर्च स्टार्ट करने के लिए कोई टॉपिक सेलेक्ट करते हैं या कोई प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हैं तो वहीं से आपका लिटरेचर रिव्यू, जिसे हम प्रिलिमिनरी लिटरेचर रिव्यू कहते हैं, वो स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद आप रिसर्च प्रपोजल या प्रॉब्लम स्टेटमेंट जब डेवलप करते हैं तो आप साथ उसके भी एक लिटरेचर रिव्यू करते हैं रिसर्च क्वेश्चन जनरेट करने के लिए। उसके बाद आपका रिसर्च प्रपोजल में भी लिटरेचर रिव्यू होता है। फिर जब आप एक्चुअल में रिसर्च स्टार्ट करते हैं, आपका एक प्रपोजल अप्रूव हो जाता है, तो फिर हम एक डिटेल्ड लिटरेचर रिव्यू करते हैं। हम अपने जो वेरिएबल्स हमने आइडेंटिफाई किए होते हैं, हम उन वेरिएबल्स को जो है उनके रिलेटेड ओरिजिनल पुरानी रिसर्च या प्रीवियस रिसर्च में उनको कैसे डिफ़ाइन किया गया है, उनको किस तरीके से उनके ऊपर पहले उनके रिलेशनशिप्स जो हैं उनके ऊपर रिसर्च हो चुकी है, वो किसके आईवीज़ हैं, किसके डीवीज़ हैं, ये हम इस चीज़ को एक्सप्लोर करते हैं। साथ साथ हम देखते हैं कि कौन सी थेरी जो है वो हमारी रिसर्च के साथ ज़्यादा रिलेट कर रही है। हम डिफरेंट थेरीज़ को एक्सप्लोर करते हैं, एग्जिस्टिंग जो मॉडल्स होते हैं हम उनको एक्सप्लोर करते हैं और फिर वहीं से हम अपना एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क जो है वो डेवलप कर लेते हैं। और वहीं जब थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में है तो वहाँ पे हमारे वेरिएबल्स जो है वो आइडेंटिफाई होते हैं, क्लियरली लेबल होते हैं, डिफ़ाइन किए जाते हैं, और फिर हम उनके बीच में जो रिलेशनशिप बनता है या जो भी हमारा हाइपोथेसिस है, चाहे वो कंपैरिजन बेस्ड हाइपोथेसिस ही हो, हम उस हाइपोथेसिस को जनरेट करते हैं। डॉक्यूमेंटेशन ऑफ लिटरेचर रिव्यू इज अ बिग टास्क फॉर एवरी रिसर्चर। उस डॉक्यूमेंटेशन में उसने किस तरीके से प्रीवियस स्टडीज़ में से उनको साइट करके अपनी इंफॉर्मेशन लिखनी है, अपने वर्ड्स में लिखनी है, प्लेजरिज्म को अवॉइड करना है और कोई रेफरेंसिंग सॉफ्टवेयर को यूज़ करना है। सो दीज ऑल थिंग्स वी हैव डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस लेक्चर्स। और आज हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ रिसर्च डिज़ाइन। सो आउटलाइन ये है इस टॉपिक की, व्हाट इज़ मेंट बाय रिसर्च डिज़ाइन, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ अ रिसर्च डिज़ाइन। उनको हम डिफरेंट पर्सपेक्टिव से एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ पे एक बात स्टार्ट में मैं आप लोगों को क्लियर कर दूँ कि जब हम ये रिसर्च डिज़ाइन का टॉपिक यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं तो हमारा ज़्यादा फोकस ऐसी रिसर्च पे है जिसमें हम प्राइमरी डाटा यूज़ कर रहे हैं। प्राइमरी डाटा ऐसा डाटा है जो हम फर्स्ट हैंड
खुद कलेक्ट करते हैं फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, चाहे वो हम किसी इंडिविजुअल का डाटा है, चाहे वो किसी प्रोसेस का डाटा है, वो जिस तरह भी है वो हम खुद से उसको एज अ रिसर्चर हम उस डाटे को खुद फर्स्ट हैंड डाटा कलेक्ट करते हैं। वो कोई टेम्परेचर रीडिंग भी हो सकती है, वो लोगों की सर्वे के ज़रिए, क्वेश्चनेयर्स के ज़रिए उनके एटीट्यूड्स भी मेजर किए जा सकते हैं, तो करेक्टरिस्टिक्स भी चीज़ों की मेजर की जा सकती है। तो ये प्राइमरी डाटा होता है। उसके बरक्स जो दूसरा डाटा होता है दैट इज़ कॉल्ड, जो सेकेंडरी डाटा होता है, उसमें वो ऑलरेडी अवेलेबल डाटा होता है जिसको हम किसी भी सोर्स से एक्सट्रैक्ट करते हैं, चाहे वो किसी वेबसाइट से हो, चाहे वो किसी कंपनी की एनुअल रिपोर्ट में हो। वो जैसा भी डाटा होता है वो ऑलरेडी कलेक्टेड होता है, और हमारे लिए उस तरह की रिसर्च में जब हम सेकेंडरी डाटा यूज़ कर रहे होते हैं तो ज़्यादा चैलेंज ये होता है कि हमने उसका एनालिसिस कैसे करना है। आल तो हमारे जो एलिमेंट्स ऑफ रिसर्च डिज़ाइन है, जैसे टाइम होराइजन होगा या टाइप ऑफ इन्वेस्टिगेशन होगा, उसमें भी हम ये थोड़ा बहुत सेकेंडरी डाटा उसमें भी शामिल हो सकता है। लेकिन प्राइमरीली जब रिसर्च डिज़ाइन की बात होती है तो प्राइमरी डाटा के ऊपर ये क्वेश्चन ज़्यादा उठता है। आल्दो जब हम नेचर रिसर्च डिज़ाइन पढ़ेंगे तो उसमें एक ऐसी भी रिसर्च है कि जिसमें डाटा बिल्कुल ही यूज़ नहीं हो रहा होगा। तो आइए हम इनको एक्सप्लोर करते हैं। नेचर ऑफ रिसर्च, क्लासेस ऑफ रिसर्च, मेथड्स ऑफ रिसर्च, टाइम होराइजन, टाइप ऑफ इन्वेस्टिगेशन, एक्सटेंट ऑफ रिसर्चर्स, इंटरफेरेंस इन रिसर्च, स्टडी सेटिंग, यूनिट ऑफ एनालिसिस। ये टॉपिक्स जो रिसर्च डिज़ाइन के डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, जिन्हें हमने एलिमेंट्स ऑफ रिसर्च डिज़ाइन का नाम दिया है, ये इस पर्टिकुलर सीरीज ऑफ लेक्चर्स में डिस्कस होगा। डाटा कलेक्शन मेथड, सैम्पलिंग, डिज़ाइन और मेजरमेंट, चूँकि ये एलेबोरेटेड टॉपिक्स हैं तो इनके लिए एक स्पेशल अलहदा से जो है वो लेक्चर्स होंगे। ओके, जब हमने डिस्कस कर लिया अपने प्रीवियस के, हमने जी प्रॉब्लम स्टेटमेंट एस्टेब्लिश कर ली, रिसर्च प्रपोजल बना लिया, उसके बाद हमारे लिटरेचर रिव्यू हो गया, उसके बाद हमारे थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क और हाइपोथेसिस भी एस्टेब्लिश हो गए। सो नेक्स्ट स्टेप इज टू डिज़ाइन द रिसर्च इन सच अ वे दैट required data can be gathered and that data can be analyzed to answer our research question so that we can arrive at a solution। और सोल्यूशन किसका? उस प्रॉब्लम का जिसकी वजह से हमारा ये सारा रिसर्च प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था। तो रिसर्च डिजाइन होता क्या है? हाउ कैन वी डिफाइन रिसर्च डिजाइन? इट इज बेसिकली अ ब्लूप्रिंट और अ प्लान फॉर व्हाट? फॉर द कलेक्शन, मेजरमेंट एंड एनालिसिस ऑफ द डाटा। हाइपोथेटिको डिडक्टिव अप्रोच को थोड़ा सा रिकॉल करें तो उसके अंदर डाटा एनालिसिस इज दैट पोर्शन जिसमें हम जब उसको एनालाइज एक दफ़ा कर चुके होते हैं तो फिर हमें वो सोल्यूशन, वो आंसर मिलता है जिसकी वजह से हमने उस रिसर्च को स्टार्ट किया था। तो यहाँ पे हम अपनी जो रिसर्च प्रोसेस की डायग्राम है उसमें देखते हैं कि हमारा रिसर्च डिज़ाइन वो कहाँ पे लाई करता है। सो वी स्टार्टेड विद दिस ऑब्जर्वेशन ऑफ द प्रॉब्लम। हमने उसकी प्रिलिमिनरी डाटा गैदरिंग की, शुरू में इंटरव्यूज़ या लिटरेचर सर्वे के ज़रिए हमने उसको एक प्रॉब्लम इस्टेब्लिश किया, डिफ़ाइन किया। इसको हम काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। वंस अवर प्रॉब्लम इज़ डिफाइंड देन वी डिड एन एलेबरेटेड क्रिटिकल लिटरेचर रिव्यू। उसके सारे थ्योरेटिकल एस्पेक्ट देखे, उस वेरिएबल्स को हमने एक्सप्लोर किया कि उनके प्रीवियस रिसर्च क्या हो चुकी है। और अगर आप लिटरेचर रिव्यू का लेक्चर है उसको एक दफ़ा गो थ्रू करें तो आपको समझ आएगी कि उसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। हम एग्जिस्टिंग लिटरेचर में जो गैप्स हैं उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसके अंदर जो वीकनेसेस हैं उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एग्जिस्टिंग लिटरेचर में किस किस्म की स्टडीज़ हुई हैं, किस तरह उन्होंने स्टडी किया, हम उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो वहाँ से हमने क्या किया कि हमने थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क इस्टेब्लिश कर लिया, थेरी अपनी पसंद की चूज़ करके उसकी बेस पे हमने एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर ली, और जो हमारे वेरिएबल्स हैं उनके दरमियान में जो रिलेशनशिप्स हैं उनके ज़रिए हमने हाइपोथेसिस जनरेट कर दी है। तो ये तो हमारी डिडक्शन थी, यानी कि हमने एग्जिस्टिंग जो लिटरेचर है उधर से अपने हाइपोथेसिस, अपने पर्टिकुलर रिसर्च के लिए हाइपोथेसिस को डिड्यूस किया। फिर वहाँ से हमें ये भी पता चला कि जो हम रिसर्च करने जा रहे हैं उन लोगों ने किस तरीके से रिसर्च डिज़ाइंस, जो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कि कौन से रिसर्च डिज़ाइन ज़्यादा यूज़ हुए उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को, उस पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिसर्च जो हम करने जा रहे हैं उसको एक्सप्लोर करने के लिए। तो वहाँ से हमें ये अंदाज़ा हुआ कि हमारा रिसर्च डिज़ाइन कैसा होना चाहिए। तो
यहाँ पे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि क्रिटिकल लिटरेचर रिव्यू आल्सो हेल्प्स अस टू एस्टैब्लिश आवर रिसर्च डिजाइन, और ये जब हम इस टॉपिक को कवर करेंगे तो यू विल अंडरस्टैंड बेटर। अच्छा जी, तो कौन कौन से रिसर्च डिज़ाइन कंपोनेंट्स हैं जो हमने यहाँ पे डिस्कस करनी है, एक दफ़ा इनको दोबारा देख लेते हैं। नेचर ऑफ रिसर्च, क्लासेस ऑफ रिसर्च, मेथड्स ऑफ रिसर्च, टाइम होराइजन, एक्सटेंट ऑफ रिसर्चर्स, इंटरफेरेंस इन रिसर्च, स्टडी सेटिंग, यूनिट ऑफ एनालिसिस, डाटा कलेक्शन मेथड, सैम्पलिंग डिज़ाइन एंड मेजरमेंट। डाटा कलेक्शन मेथड, सैम्पलिंग डिज़ाइन एंड मेजरमेंट का जो टॉपिक्स हैं ये डिफरेंट इनके लिए चैप्टर्स एलोकेटेड हैं। अभी इस चैप्टर में हम ये वाले पहले 7 टॉपिक्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे। ये हमें एक पर्सपेक्टिव देते हैं कि रिसर्च डिज़ाइन में कौन कौन सी कंसिडरेशंस जो हैं जिनको हमें सामने रखना पड़ता है जब हम अपना रिसर्च मेथडोलॉजी जो है, रिसर्च मेथडोलॉजी को हम जब इस्टेब्लिश कर रहे होते हैं। सो रिसर्च डिज़ाइन का दूसरा नाम रिसर्च मेथडोलॉजी भी है। क्लासिफाई करने से पहले रिसर्च की टाइप हमें यह समझना है कि हम कौन सी फील्ड में रिसर्च करने जा रहे हैं। द पर्पज ऑफ रिसर्च इज आर्ग्यूबली टू कंट्रीब्यूट टू नॉलेज, ये तो हमें चीज़ क्लियर हो गई है। अब तक हमारे पास जितना नॉलेज है वो तमाम चीज़ें जो हम स्टडी करते हैं, आप अपनी डिग्री में जो आप भी डिग्री कर रहे हैं उसके अंदर आपने डिफरेंट कोर्सेज पढ़े, वो तमाम एक नॉलेज था। और जाहिर है वो नॉलेज ऐसा तो नहीं है जो आसमान से बना बनाया ऐसी शक्ल में नाजिल हो गया। ह्यूमन ने ओवर द सेंचुरीज, ओवर द डेकेड्स इन चीज़ों को एक्सप्लोर किया है, और ये अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर ये एक सलाहियत भी रखी है और एक अर्ज भी रखी है कि वो चीज़ों को एक्सप्लोर करे, यानी उनको डिस्कवर करे, उनको इन्वेंट करे, और वो तमाम प्रोसेस दैट इज़ वो रिसर्च के थ्रू हुआ। तो इस तरीके से एक पर्टिकुलर फील्ड ऑफ रिसर्च को क्यों जानना ज़रूरी है कि हम उसमें रिसर्च कर रहे हैं, क्योंकि हर फील्ड ऑफ रिसर्च के रिसर्च मेथड्स थोड़े से डिफरेंट होते हैं। इवन हम जब ये रिसर्च मेथडोलॉजी का कोर्स पूरा का पूरा कवर कर लेंगे तब भी आप लोगों को ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि इट इज़ अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव टॉपिक। हम उसमें एक स्पेसिफिक चीज़ को ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और कुछ ऐसे रिसर्च मेथड्स हैं जिनको हम इतना फोकस नहीं कर रहे। उसकी वजह ये है कि ज़्यादातर ट्रेंड है एक पर्टिकुलर फील्ड में कि उस रिसर्च मेथड जो हम हाइपोथेटिकल डिडक्टिव अप्रोच जो हम यूज़ कर रहे हैं वो ज़्यादा इन है, वो ज़्यादा पॉपुलर है, वो ज़्यादा रिसर्चर्स जो हैं उसको अडॉप्ट करते हैं। क्यों क्यों अडॉप्ट करते हैं? उसकी वजह ये है कि हाइपोथेटिकल डिडक्टिव अप्रोच इज़ मोर नियर टू द ट्रू साइंटिफिक रिसर्च। ये रिसर्चर्स सोचते हैं कि जो ट्रू साइंटिफिक अप्रोच है रिसर्च की, उसमें हाइपोथेटिकल डिडक्टिव अप्रोच ज़्यादा उसके साथ सूट करती है, उसके साथ रिलेट करती है। सो हमारी फील्ड ऑफ रिसर्च कौन सी है? बेसिकली वी आर डूइंग रिसर्च इन द फील्ड ऑफ बिजनेस एंड मैनेजमेंट। बिजनेस एंड मैनेजमेंट की जो रिसर्च है वो सोशल साइंसेस की रिसर्च के साथ बहुत ज़्यादा ओवरलैप कर रही है, यानी वो उससे डिराइव हुई है। सोशल साइंसेस की रिसर्च में भी डिफरेंट डिसिप्लिन्स हैं, जैसे साइकोलॉजी की रिसर्च है, उसका ज़्यादा जो ट्रेंड है वो सर्वे मेथड पे है, टू सम एक्सटेंट एक्सपेरिमेंट पे भी है उसका एक। इसी तरीके से जो मेडिकल साइंसेस की रिसर्च है जो सोशल साइंसेस से हट के होती है उसका ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स पे होता है, डिपेंड करता है। लेकिन इस तरह इकोनॉमिक्स की रिसर्च है, अब इकोनॉमिक्स की रिसर्च ज़्यादा रिलाई करती है सेकेंडरी डाटा पे। वो प्राइमरी डाटा उसमें कम होता है, उसमें सर्वेस का ट्रेंड कम है, उसमें सेकेंडरी डाटे का ट्रेंड ज़्यादा है, लेकिन उसमें टाइम होराइजन जो है उसमें बड़ा एक होता है कि वो एक ओवर द ईयर्स या ओवर द टाइम पीरियड उसमें रिसर्च होती है। तो ये हमें समझना है कि पर्टिकुलरली हम जो कि बिजनेस और मैनेजमेंट की रिसर्च कर रहे हैं, तो उस रिसर्च का जो रिसर्च टाइप जो हम डिस्कस करेंगे, हमारा ज़्यादा फोकस पर्टिकुलरली उन्हीं टॉपिक्स पे रहेगा जो बिजनेस और मैनेजमेंट की रिसर्च के लिए ज़्यादा सूटेबल है। तो वो ज़्यादा हाइपोथेटिकल डिडक्टिव अप्रोच जो है उसमें ज़्यादा उसका यूज़ होता है। और आगे आगे जब हम डिफरेंट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे रिसर्च डिज़ाइन में, तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन से जो रिसर्च के कंपोनेंट्स हैं या एलिमेंट्स हैं रिसर्च डिज़ाइन के, वो ज़्यादा बिजनेस एंड मैनेजमेंट में यूज़ होते हैं। उसके बाद हमने, अगर आप चैप्टर 1 रिकॉल करें, तो कुछ सब एरियाज डिस्कस किए थे, जैसे बिजनेस और मैनेजमेंट की मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, फाइनेंस, अकाउंटिंग, ऑपरेशन मैनेजमेंट, मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, बैंकिंग एंड फाइनेंस एंड एटसेट्रा। ये बहुत सारे सब एरियाज हैं।
थोड़े थोड़े इनके अंदर जो रिसर्च है वो डिज़ाइंस जो हैं वो वेरिएट करते हैं। किसी में एक जैसे फाइनेंस में ज़्यादा ट्रेंड है, जस्ट लाइक इकोनॉमिक्स के सेकेंडरी डाटा पे काम किया जाए, जबकि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और मार्केटिंग की जो रिसर्च होती है उसमें सर्वे बहुत यूज़ किया जा सकता है। अकाउंटिंग की रिसर्च में थ्योरेटिकल प्योर थ्योरेटिकल रिसर्च का भी हो सकता है ऑप्शंस। ठीक है, तो इस तरीके से हम उसको फर्दर एग्जांपल्स के साथ मैं एलैबोरेट करता जाऊंगा। फिर ये जितने भी सब एरियाज हैं ये फर्दर और सब एरियाज डिसिप्लिन्स में डिवाइड हो जाते हैं जिनमें टॉपिक्स आ जाते हैं। तो अगर आप अपना लेक्चर 1 को एक दफ़ा गो थ्रू करेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें एक लिस्ट ऑफ टॉपिक्स हैं जो हमने उसमें डिस्कस किए थे। तो फील्ड ऑफ रिसर्च हमारा क्लियर हो गया। फिर हम अब रिसर्च को क्लासीफाई करेंगे। क्लासीफाई कैसे करते हैं कि हमने ये देखना होता है कि हम जो रिसर्च करने जा रहे हैं वो किस किस्म की कंट्रीब्यूशन करेगी एग्जिस्टिंग नॉलेज में। तो नेचर ऑफ रिसर्च से ये पता चलता है कि हमारा जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसमें हमारी रिसर्च पर्टिकुलरली क्या चीज़ कंट्रीब्यूट करने जा रही है। हमने प्रीवियस स्टडीज जैसे शार्प एट ऑल, हर्बर्ट एंड सॉन्डर से मैंने ये एक्सट्रैक्ट किए डिफरेंट नेचर या पर्पस ऑफ रिसर्च। या तो हमारी रिसर्च प्योर थ्योरेटिकल हो सकती है, डिस्क्रिप्टिव हो सकती है, एक्सप्लोरेटरी हो सकती है, कोरिलेशनल हो सकती है एंड कॉजल हो सकती है। तो ये आप देखें, ये यहाँ पे साइटेशन का स्टाइल भी, ये शार्प एट ऑल, ये आपको पहले अगर डिस्कस हुआ है कि अगर एक से ज़्यादा ऑथर हों तो वो जो रिमेनिंग ऑथर्स होते हैं एपीएस स्टाइल में अगर 3 से ज़्यादा ऑथर हों तो उनको एट ऑल बना देता है, यानी शार्प इज़ द फर्स्ट ऑथर और एट ऑल इज़ द रिमेनिंग ऑथर्स। यहाँ पे ईयर है, ये पेज नंबर है। उसके बाद ये हर्बर्ट 1990 में ये पेपर है। सॉन्डर्स एट ऑल की ये रिसर्च है, ये बेसिकली बुक है सॉन्डर्स की, 2000 में ये बुक लिखी गई। उसके पेज नंबर 97 98 पे ये नेचर ऑफ रिसर्च का टॉपिक जो है वो डिस्कस हुआ है। नेचर ऑफ रिसर्च में कौन कौन सी टाइप्स हम डिस्कस करेंगे? प्योर थ्योरेटिकल रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, कोरिलेशनल रिसर्च एंड कॉजल रिसर्च। फर्स्ट ऑफ ऑल प्योर थ्योरेटिकल रिसर्च। जो प्योर थ्योरेटिकल रिसर्च होती है इसमें थेरीज डेवलप की जाती हैं, उनको उनका प्रैक्टिकल या एम्पेरिकल या डाटा बेस्ड इम्पैक्ट नहीं देखा जाता। इस रिसर्च में बेसिकली ह्यूमन बीइंग अपनी इंडक्टिव रीजनिंग यानी ऑब्जर्वेशन की पावर को यूज करके कुछ कंक्लूजन्स ड्रॉ करते हैं रिगार्डिंग के वो दुनिया को अपनी नज़र से कैसे देख रहे हैं। इट हैज़ नो डाटा, इट इज़ नॉट एम्पेरिकल। जर्नली ये डिस्कशन बेस्ड रिसर्च होती है, लेकिन इसमें जर्नली एक ऐसे की तरह डिस्कशन नहीं होती। आप इसमें प्रॉपर तरीके से लिटरेचर रिव्यू करके सबसे पहले अपना केस इस्टेब्लिश करते हैं प्रायर लिटरेचर्स के थ्रू कि जी प्रीवियस स्टडीज़ में ये बात हुई है, और फिर वहीं से आगे कैरी ऑन करते हैं कि मैं इस चीज़ को, इस नज़रिए को इस तरह देखता हूँ और मैं अपनी एक थेरी प्रेजेंट कर रहा हूँ। आपको अगर मैं एग्जांपल दूं तो शायद आपके पास ज़्यादा क्लियर हो, विच इज़ फेमस मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड। आप सब लोगों ने आई होप कि ये थेरी अपने मोटिवेशन के चैप्टर में, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में और फर्दर बाकी कोर्सेज में भी बड़ी एलेबरेटेड किस्म की थेरी है, जिसमें मैस्लोज ने कुछ हायरार्की बनाई है कि हम एक लेवल ऑफ नीड्स है, बेसिक नीड्स हैं, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी है, लव एंड बिलोंगिंग है, सेल्फ इस्टीम है और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नीड है। तो ये लेवल्स ऑफ मोटिवेशन को उसने एक्सप्लेन किया है। अगर आप इस पेपर को ओपन करें, अ थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन, तो यू विल फाइंड कि इट इज़ बेसिकली अ प्योर थ्योरेटिकल रिसर्च। ठीक है, ये इसकी साइटेशन मैंने यहाँ पे ये रेफरेंस दी हुई है, आप इसको बेसिक गूगल स्कॉलर पे जाके सर्च करके रीड भी कर सकते हैं। एंड यू विल फाइंड कि इस स्टडी में ना तो कोई डाटा एनालिसिस है, ना तो कोई डाटा कलेक्ट हुआ है। इनफैक्ट ऑथर ने एक थ्योरी एक्सप्लेन की है। तो ये हो गई प्योर थ्योरेटिकल रिसर्च। सेकंड नेचर ऑफ रिसर्च इज अवर डिस्क्रिप्टिव स्टडीज। अब ये डिस्क्रिप्टिव स्टडी, ये वर्ड हम पहले भी यूज कर चुके हैं जब हम अपने चैप्टर नंबर 4 में डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्वेश्चन को डिफाइन किया था। ये डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्वेश्चन क्या होता है, बहुत ज़्यादा आपको डिटेल में तो यहाँ नहीं बताऊंगा क्योंकि हम इसकी डिटेल डिस्कशन कर भी चुके हैं, लेकिन एक दफ़ा हम रिपीट कर लेते हैं। दिस टाइप ऑफ स्टडी इज़ अंडरटेकन इन ऑर्डर
to ascertain and be able to describe the characteristic of the variable of interest in a situation. The objective of descriptive research is to describe things such as market potential for a product or demographics and attitudes of consumers who buy the product. यानी कि हम चीज़ों को अपने वेरिएबल्स को डिफाइन कर देते हैं. Let's elaborate this descriptive study with the help of an example. एक बैंक मैनेजर है जो ऐसे इंडिविजुअल्स का प्रोफाइल कलेक्ट करना चाह रहा है जिनकी लोन पेमेंट 6 महीने से ड्यू है, यानी 6 महीने हो गए हैं और उन्होंने अभी तक लोन वापस नहीं किया. ये एक डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होगी क्योंकि आप इसमें वो वाले आपके डिफॉल्टर्स जिन्होंने 6 महीने से ज़्यादा लोन वापस नहीं किया, आप उनको डिस्क्राइब करना चाह रहे हैं. अब इसमें क्या क्या चीज़ें डिस्क्राइब हो सकती हैं. उनकी एवरेज एज हो सकती है, उनकी अर्निंग की सोर्सेज हो सकती हैं या उनकी अर्निंग कितनी है ये हो सकती है, वो कौन सी ऑक्यूपेशन में है, वो क्या जॉब कर रहे हैं, आप इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, फुल टाइम पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट स्टेटस और इस तरह के मिलते जुलते जितने भी फर्दर उनसे रिलेटेड उनकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं आप उनको डिफाइन कर सकते हैं. तो ये तमाम के तमाम डिस्क्राइब कर सकते हैं. तो ये तमाम के तमाम डिस्क्रिप्टिव स्टडी का पार्ट है. दिस माइट हेल्प द मैनेजर टू एलिसिट फर्दर इंफॉर्मेशन कि क्या फर्दर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है और डिसाइड राइट अवे ऑन द टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल्स हु शुड बी मेड इनएलिजिबल फॉर लोन्स इन द फ्यूचर. यानी कि ये डिस्क्रिप्टिव स्टडी करके बैंक मैनेजर को अंदाज़ा हो सकता है कि इनमें से कौन कौन से ऐसे पोटेंशियल डिफ़ॉल्टर्स हैं कि जिनसे तो बिल्कुल ही उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, या कुछ ऐसे हैं जो शायद थोड़े अरसे में वापस करते हैं, उनको परस्यू किया जाए, और कौन से लोग हैं जिनको फ्यूचर में लोन जो है वो नहीं देना चाहिए. इसी तरह डिस्क्रिप्टिव स्टडी ऐसी भी हो सकती है कि यू वांट टू कंपेयर द क्वालिटी ऑफ वेरियस मोबाइल फोन्स इन मार्केट बाय डूइंग अ मार्केट सर्वे. तो डिस्क्रिप्टिव स्टडी में बेसिकली हम कोई भी अपना वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट जो है उसको डिफरेंट तरीके से डिस्क्राइब करते हैं. ये बात भी नोट कीजिएगा कि आम तौर पे जब हम कोई रिसर्च करने जा रहे होते हैं, जनरली जो हमारी कोरिलेशनल रिसर्च या कॉजल रिसर्च है, तो उसका भी एक पोर्शन हम थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस को देते हैं कि डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस वहाँ पे हो, थोड़ा सा पोर्शन हम एलोकेट करते हैं उसमें. उसमें हम उसके मीन, स्टैंडर्ड डेविएशंस, फ्रीक्वेंसीज जो हैं उसको एनालाइज करते हैं, जो हमारी कॉजल या कोरिलेशन रिसर्च है जो हम आगे डिस्कस करेंगे. डिस्क्रिप्टिव स्टडी ज़्यादातर तो क्वांटिटेटिव होती है, लेकिन हम क्वालिटेटिवली भी चीज़ों को डिस्कस कर सकते हैं. और ये क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव का डिफरेंस जो है ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं और फर्दर भी इसकी डिस्कशन आएगी. क्वांटिटेटिव रिसर्च ऐसी होती है जिसमें कोई न्यूमेरिक डाटा, नंबर्स की शक्ल में डाटा हो. जैसे एज है, एज को हम नंबर्स में डिफाइन करते हैं, ईयर्स में डिफाइन करते हैं. क्वालिटेटिव बेसिकली हम किसी भी चीज़ की क्वालिटी को इन टर्म्स ऑफ वर्ड्स डिफाइन कर रहे होते हैं. जनरली क्वालिटेटिव रिसर्च में नंबर्स या एनालिसिस या स्टैटिस्टिकल एनालिसिस नहीं होती. आमतौर पे क्वालिटेटिव रिसर्च में किसी भी चीज़ की क्वालिटी को हम वर्बल शक्ल में, रिटन फॉर्म में हम डिफाइन करते हैं. लेकिन टू सम एक्सटेंट क्वालिटेटिव रिसर्च में भी सिंपल डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस हो सकता है कि परसेंटेजेस हम उसमें डिफाइन कर सकते हैं, नंबर्स, फ्रीक्वेंसीज हम उसमें डिफाइन कर सकते हैं. तो ये फ़र्क जो क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव का, ये फर्दर लेक्चर्स में जो है ये ज़्यादा बेहतर तरीके से एलैबोरेट होगा. तीसरी नेचर ऑफ रिसर्च की जो टाइप है दैट इज़ एक्सप्लोरेटरी स्टडी. यहाँ पे हमने चैप्टर नंबर 4 में एक्सप्लोरेटरी रिसर्च क्वेश्चन उसको डिस्कस किया था. एक्सप्लोरेटरी रिसर्च क्वेश्चन अगर आप रिकॉल करें, और मैं आपको थोड़ा सा इसको रिकॉल करवा देता हूँ. दिस टाइप ऑफ रिसर्च इज अंडरटेकन when not much is known about the situation at hand, or no information is available on how similar problems or research issues have not been solved in the past. यानी कि आप जिस टॉपिक पर रिसर्च कर रहे हैं उस पर प्रीवियसली स्टडीज बहुत कम हुई हैं. आइदर द टॉपिक इज़ वेरी न्यू, या टॉपिक न्यू नहीं भी है तो वो एक्सप्लोर नहीं हुआ. अभी बहुत गुंजाइश है कि उसके ऊपर और पता चले. हो सकता है प्रीवियसली ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल ना हो जिस पे हम उस पर रिसर्च कर सकते, या ह्यूमन जो है उनकी अभी तक इंटेलेक्ट लेवल इतनी ज़्यादा ना हो कि उस टॉपिक को उस टाइम एक्सप्लोर कर सकते, या हो सकता है वो फिनोमिना फेस ही अभी किया गया. यानी कि आपने देखा कि जब ये सुसाइड बॉम्बिंग
का सिलसिला शुरू हुआ आफ्टर 9/11, तो इसके बारे में इतना नहीं पता था। हाँ, थोड़ी बहुत सेकेंड वर्ल्ड वॉर से रिलेटेड कुछ रिसर्च या कुछ इंसिडेंट्स थे, उस पर रिसर्च हुई थी, लेकिन दिस वाज अ न्यू टॉपिक। सिमिलरली वर्चुअल टीचिंग वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कैन बी अ एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। इसकी क्या इफेक्टिवनेस है, इसमें क्या प्रॉब्लम्स फेस होती हैं, स्टूडेंट्स की लर्निंग कैसी होती है, ये भी एक बिल्कुल एक्सप्लोरेटरी रिसर्च हो सकती है। एंड आजकल जो सबसे ज़्यादा डिस्कस किए जाने वाला टॉपिक, जिसने पूरी वर्ल्ड को जो हिला के रख दी है, वो है कोविड-19, यानी जो कोरोना वायरस की जो डिजीज़ है कोविड-19, उसका इम्पैक्ट। और अब इससे रिलेटेड बहुत सारी एक्सप्लोरेटरी रिसर्च आजकल हो रही है, और इंसान अपनी पूरी कोशिश में लगा हुआ है कि किस तरीके से इसके बारे में जितनी डिटेल, इसका इम्पैक्ट डिफरेंट तरीके से, इसकी वैक्सीनेशन, इसकी ओरिजिन, इसका इलाज, इसका इकोनॉमी पे इम्पैक्ट, इससे रिलेटेड जो साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं, लॉकडाउन से रिलेटेड जो इश्यूज हैं, उनके ऊपर आजकल एक्सप्लोरेटरी रिसर्च हो रही है। We should keep in mind that most of developed knowledge is because of exploration. एक्सप्लोर करते हैं हम अननोन फिनोमिनास को, एक्सप्लोर करते हैं हम ऐसे टॉपिक्स को जिनके बारे में पहले नहीं जानते, लेकिन ऑब्जर्वेशन में आए हैं हमारे, तो फिर नॉलेज ज़्यादा डेवलप होता है। आमतौर पे एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में एक चैलेंज ये होता है कि यू नीड टू डेवलप अ न्यू रिसर्च डिज़ाइन और अ न्यू हाइपोथेसिस। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च की लिटरेचर रिव्यू करना भी निस्बतन मुश्किल होता है, क्योंकि इसमें प्रीवियस जो लिटरेचर है वो बहुत मिनिमम होता है, क्योंकि ये एक्सप्लोर कर रहे हैं। इसमें ये हमारे पास बेस्ट ऑप्शन होती है कि हम उससे रिलेटेड, जैसे कोविड-19 है, कोरोना वायरस, जिसको सार्स कोरोना 2 का नाम दिया गया है, ये पहला कोरोना वायरस नहीं है। इससे पहले एक सार्स वायरस आया था 2003 में, एक मार्स वायरस आया है। तो उसके ऊपर जो रिसर्च हुई है, हम उससे हेल्प ले सकते हैं, गाइडलाइंस ले सकते हैं रिगार्डिंग दिस। आल्दो इट्स अ डिफरेंट, इट्स टोटली डिफरेंट। व्हाई इट इज़ डिफरेंट कि उन वायरसेस में अगर आप स्टैटिस्टिक्स को एक दफ़ा देखें, कोई डिस्क्रिप्टिव स्टडी उसकी आप एक्सप्लोर करें, उन वायरसेस में टोटल डेथ एक में 3000 हुई, एक में 8000 हुई, जबकि इसकी डेथ रेट जो है अब तक लेटेस्ट जो है तकरीबन 2.5 से 3 लाख के दरमियान लोग इसका शिकार हो चुके हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। और अभी तक 21वीं सदी का ये सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव वबा है, पेंडेमिक है। ठीक है, इससे पहले आज से 100 साल पहले एक स्पेनिश फ्लू आया था, जिसने बहुत ज़्यादा, उसमें तो आप समझें कि करोड़ों में अमवात हुई थी। तो वो स्पेनिश फ्लू जिस ज़माने में आया था, उस ज़माने में इतना रिसर्च का कल्चर तो नहीं था, लेकिन जितनी भी थोड़ी बहुत स्टडीज़ हैं, हम उनसे हेल्प लेके समझ सकते हैं बहुत सारे रिलेटेड जो कॉम्प्लिकेशंस हैं कि। और आपको पता हो कि अगर ये WHO ने जो गाइडलाइंस जारी की हैं, प्रिवेंटिव गाइडलाइंस, सोशल आइसोलेशन या हैंड वॉशिंग और ये तमाम चीज़ें, ये ज़्यादातर उन्होंने प्रीवियस स्टडीज़ से ली हैं। लेकिन अभी तक कोरोना के बारे में बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर हो रही हैं। जैसे अभी रिसेंटली ये भी पता चला, कुछ स्टडीज़ ने ये पता चलाया कि कोरोना जो है वो इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स, यानी चीज़ों के ऊपर भी थोड़ी देर के लिए ज़िंदा रह सकता है। वो कितनी देर ज़िंदा रहता है, किस चीज़ के ऊपर कितनी देर ज़िंदा रहता है, अभी तक ये चीज़ें एक्सप्लोर नहीं हुई। अभी तक तो ये भी नहीं पता कि क्या कोरोना सिर्फ ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिट होता है या ये वाटर में भी ट्रांसमिट हो सकता है। तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो एक्सप्लोरेटरी स्टडी के ज़रिए ही हमें पता चलते हैं। एक्सप्लोरेटरी स्टडी में जो रिसर्च मेथड है, जो हम आगे टॉपिक अभी डिस्कस करेंगे, इसमें क्वालिटेटिव स्टडी भी हो सकती है इंटरव्यूज़ के ज़रिए, ऑब्जर्वेशन स्टडी भी हो सकती है, फोकस ग्रुप भी हो सकते हैं, और लेबॉरेटरी एक्सपेरिमेंट्स भी हम कंडक्ट कर सकते हैं। तो आइए एक दफ़ा फिर से हम एक्सप्लोरेटरी स्टडी को रिवाइज कर लेते हैं कि क्या होती है। In exploratory study, we explore a situation or a problem. These studies are useful for finding out what is happening, to seek new insights, ask questions, and to assess phenomena in a new light. ये particular जो lines हैं, ये रॉबसन 1993 से हमने साइट की हैं, जिनको सॉन्डर्स एट ऑल 2000 ने साइट किया। यानी कि इस रिसर्च से हमने ये लाइंस एक्सट्रैक्ट की, और इस रिसर्च ने ये लाइंस जो हैं वो इस वाली रिसर्च से
साइट की थी। तो ये भी एक तरीकाकार होता है साइट करने का कि आप लिखते हैं कि जी रॉबसन, यानी आपने सॉन्डर से पढ़ी हैं, आपने रॉबसन से नहीं पढ़ी, लेकिन सॉन्डर्स एट ऑल ने ये लाइंस जो है बेसिकली रेफर की थी फ्रॉम रॉबसन एट ऑल। तो फिर आप ओरिजिनल ऑथर को भी इंक्लूड करते हैं और जहाँ से आपने साइट की है, क्योंकि आपने एग्जैक्टली ये देखें एज इट इज़ ये डेफिनेशन वहाँ से उठाई है और इन्वर्टेड कॉमर्स में है। तो आपने क्या किया कि आपने ये लिखा रॉबसन 1983 ओरिजिनल ऑथर एज साइटेड बाय सॉन्डर्स एट ऑल। Exploratory studies can be performed through literature search, open questionnaires and interviews, जैसे हमने डिस्कस किया। These studies can start out by exploring particularly broad area, concepts and ideas। क्यों broad area पे हमें पहले फोकस करना पड़ता है? क्योंकि हमें पहले इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में ज़्यादा क्लियर नहीं होती बातें, क्योंकि वो एक बिल्कुल emerging फिनोमिना होता है। Concepts and ideas before focusing in and narrowing down to specific। तो जैसे जैसे हम एक्सप्लोर करते जाते हैं, अच्छा अब ये देखें, आप अभी गूगल स्कॉलर के ऊपर अगर सर्च करें कि कोविड-19 के ऊपर कितनी स्टडीज़ हुई हैं, तो आप देखेंगे कि वो जितनी भी स्टडीज़ हैं वो ज़्यादातर 2019 या 2020, ज़्यादातर तो 2020 में स्टडी हुई है। और जिस तरीके से दिन गुजर रहे हैं वो स्टडीज़ इंक्रीज़ हो रही है। आप आज सर्च करें और फिर आप 2 दिन बाद सर्च करें तो वो स्टडीज़ इंक्रीज़ हो चुकी होंगी। तो क्या हो रहा है कि ऐसा ऐसा साइंटिस्ट जो है उन फिनोमिनास को एक्सप्लोर करके अब वो स्पेसिफिक्स की तरफ जा रहे हैं, अब उसके जेनेटिक कोड को एक्सप्लोर कर रहे हैं, अब उसकी वैक्सीनेशंस की को अचीव करने के करीब हैं। ऑलरेडी ट्रायल शुरू हो गए हैं वैक्सीनेशन के हिसाब से कि जी कौन सी वैक्सीनेशन जो है वो इफेक्टिव है। तो एक्सपेरिमेंट में भी हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से ट्रायल्स हो सकते हैं। द प्रोसेस इज दस एन आइट्रेटिव। आइट्रेटिव का मतलब है चीज़ बार बार उसको रिपीट करना, यहाँ से स्टार्ट हो, इधर एक आप सोल्यूशन मिले और फिर वापस आप उसको एक्सप्लोर करें। तो ये एक आइट्रेटिव प्रोसेस होता है, यानी एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट से एक सोल्यूशन निकालें और फिर उसको फर्दर रिफाइन करें। एंड फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल इसलिए कि एक्सप्लोरेटरी रिसर्च के रिसर्च डिज़ाइन जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं हो सकता। हमें चीज़ नई एक्सप्लोर करनी है, इसका मतलब है कि हमें उसके अंदर बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। वन दैट सीक्स न्यू इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज। So that was all about exploratory study. Next type of study which is most common in business research, तो ज़्यादातर स्टडी ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो है वो ये वाली स्टडी करते हैं। नॉट ओनली स्टूडेंट्स, इनफैक्ट बहुत सबसे ज़्यादा जो रिसर्च स्टडीज़ हैं वो बिजनेस एंड मैनेजमेंट, वो को रिलेशनल स्टडीज़ होती हैं। उसकी वजह भी मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। सो दीज कोरिलेशन स्टडीज आर आल्सो टाइप्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्टडी। अगर आप चैप्टर नंबर 4 रिकॉल करें तो हमने जब डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्वेश्चन को डिस्कस किया था तो उसके अंदर हमने साथ ही सब टॉपिक में कोरिलेशनल रिसर्च क्वेश्चन को भी एक्सप्लेन किया था। वेरी सिंपली कोरिलेशनल जो स्टडी होती है, इन दिस रिसर्चर इज इंटरेस्टेड टू फाइंड एसोसिएशन बिटवीन वेरिएबल्स, यानी व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन जॉब सेटिस्फैक्शन एंड कस्टमर सेटिस्फैक्शन। और ये अगर आपने देखा होगा जो हमने थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क और हाइपोथेसिस का जो टॉपिक डिस्कस किया था, वहाँ पे भी हमने ज़्यादातर वेरिएबल्स यानी आईवीज और डीवीज के बीच में रिलेशनशिप्स जो हैं वो एक्सप्लोर किए थे। लेकिन को रिलेशन स्टडी में आप एक बात जहन में रखिएगा कि कॉजेलिटी नहीं इस्टेब्लिश होती। कॉजेलिटी का क्या मतलब है, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा बताता चलूँ। बेसिकली हम को रिलेशन स्टडी में जब भी हाइपोथेसिस डेवलप करते हैं तो हम ये नहीं कहते कि जॉब सेटिस्फैक्शन की वजह से कस्टमर सेटिस्फैक्शन जो है वो इंक्रीज हो रहा है, यानी जॉब सेटिस्फैक्शन की वजह से कस्टमर सेटिस्फैक्शन इंक्रीज हो रहा है। कोरिलेशन स्टडी में हम ये कहते हैं कि जॉब सेटिस्फैक्शन इंक्रीज होता है तो कस्टमर सेटिस्फैक्शन भी इंक्रीज हो जाता है, या कस्टमर सेटिस्फैक्शन इंक्रीज होता है तो जॉब सेटिस्फैक्शन भी इंक्रीज हो जाता है, यानी ये आपस में को रिलेटेड है। लेकिन किसी भी तरीके से सिर्फ को रिलेशन स्टडी करके मैं ये नहीं कह सकता कि इसकी वजह से ये इंक्रीज हो रहा है। हाँ, बहुत सारी स्टडीज जब आप पढ़ेंगे तो उसके अंदर ज़रूर कॉजेलिटी मेंशन होगी। वो क्यों मेंशन होगी मैं आपको ये भी बताता चलूँ, क्योंकि उन स्टडीज़ ने ये कॉजेलिटी एस्टेब्लिश किया है फ्रॉम द थेरी, यानी कि लॉजिक और थेरी को यूज करते हुए तो मैं ज़रूर ये कह सकता हूँ कि जॉब सेटिस्फैक्शन एम्प्लॉयज़ की बढ़ेगी तो एम्प्लॉयज़ ज़्यादा बेहतर तरीके से काम करेंगे, कस्टमर्स को ज़्यादा अच्छा ट्रीट करेंगे तो कस्टमर्स की सेटिस्फैक्शन बढ़ जाएगी। लेकिन सिर्फ अपना स्टैटिस्टिकल मेथड को यूज़ करके यानी कोरिलेशन एनालिसिस लगा के मैं बिल्कुल नहीं कह सकता कि कॉजेलिटी है यहाँ पे।
तो ज़्यादातर कोरिलेशन स्टडी में जो कॉजेलिटी एस्टेब्लिश होती है वो थ्योरी की मदद से होती है, थ्योरी प्लस लॉजिक। तो बेसिकली थ्योरी भी लॉजिक से निकली है, लेकिन लॉजिक मैंने यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया। तो कॉमन सेंस से भी हमें कुछ चीज़ें पता चल जाती हैं। तो वहाँ पे हम ज़रूर ये कहते हैं कि हाँ, जॉब सेटिस्फेक्शन की वजह से कस्टमर सेटिस्फेक्शन बढ़ रहा है। लेकिन जब हम स्टैटिस्टिकल मेथड यानी कोरिलेशन एनालिसिस करते हैं या रिग्रेशन एनालिसिस भी करते हैं, तो हम बिल्कुल ये दावा नहीं करते कि यहाँ पे कॉजेलिटी एग्जिस्ट कर रही है। तो ये बात आपको शायद अभी थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लगे, लेकिन आप जितनी ही रिसर्च पेपर से गो थ्रू करेंगे तो तब आपको समझ आ जाएगी कि सिंपली एक कोरिलेशन स्टडी जिसमें हम वेरिएबल्स का एसोसिएशन फाइंड आउट कर रहे हैं, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है कि हमें पता चल जाता है कि आइदर दिस वेरिएबल्स एसोसिएटेड विद ईच अदर और नॉट, क्या ये आपस में रिलेट कर रहे हैं, क्या इनमें आईवी-डीवी का रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। हाँ, लेकिन हमारा ये दावा कि ये कॉज कर रहा है, यानी जॉब सेटिस्फेक्शन कस्टमर सेटिस्फेक्शन को कॉज कर रहा है, हम यहाँ पे ये नहीं कह सकते। हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि जॉब सेटिस्फेक्शन के बढ़ने की वजह से कस्टमर सेटिस्फेक्शन इंक्रीज़ हो रही है, या जॉब सेटिस्फेक्शन के कम होने की वजह से कस्टमर सेटिस्फेक्शन कम हो रही है। कोरिलेशन स्टडीज़ बेसिकली क्वांटिटेटिव ही होती हैं, न्यूमेरिक डाटा ही यूज़ होता है इनके अंदर। इनमें ज़ाहिर है आप क्वालिटेटिवली स्टैटिस्टिकल एनालिसिस अप्लाई नहीं कर सकते। जब भी आपने स्टैट्स अप्लाई करनी है तो आपके पास उसमें कोई ना कोई न्यूमेरिक डाटा होना ज़रूरी है। तो ये हम फर्दर जब सर्वे रिसर्च को डिस्कस करेंगे तो फिर हम इसमें कोरिलेशन स्टडी को एक दफ़ा दोबारा से डिस्कस कर लेंगे। द लास्ट नेचर ऑफ रिसर्च टाइप इज़ द कॉजल स्टडीज़। अनलाइक कोरिलेशन स्टडीज, इसमें हम बिल्कुल देखते तो बिल्कुल उसी तरीके से हैं कि इफेक्ट ऑफ वन और मोर वेरिएबल्स ऑन अनदर, यानी आईवी का डीवी के ऊपर क्या रिलेशनशिप है, जो हमने अभी प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस किया। इंडिपेंडेंट वेरिएबल आर दोज विच माइट बी हैविंग एन इन्फ्लुएंस ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल इन विच यू आर इंटरेस्टेड इन दीज स्टडीज। अब आमतौर पे कॉजल स्टडीज में किस तरह पता चलता है कि आईवी का डीवी के साथ एक सिर्फ रिलेशनशिप नहीं है, ये उसको इन्फ्लुएंस कर रहा है, यानी ये उसको इसकी वजह से वो चेंज हो रहा है, और उसकी वजह से वो उसकी वैल्यूज़ जो हैं वो आईवी की चेंज होती हैं तो डीवी की भी चेंज हो जाती हैं। तो कैसे पता चलता है? बाय मैनिपुलेशन। सो यू मैनिपुलेट इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। आप आईवी किसी तरीके से आईवी की वैल्यूज़ को चेंज करें और फिर मॉनिटर करें कि डीवी की वैल्यूज़ कैसे चेंज हो रही हैं। इसकी एग्जांपल मैंने आपको पहले भी एक एक जगह पे ये समझाया था, जब हम मॉडरेटर को डिस्कस कर रहे थे कि हम एक वोल्टेज और करंट के बीच में ग्राफ बनाते हैं। तो हम कैसे नोट करते हैं कि जब वोल्टेज इंक्रीज है तो करंट कितना इंक्रीज हो रहा है? तो हम क्या करते हैं कि हमारे पास कोई इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम वोल्टेज चेंज कर सकते हैं। तो मैं वोल्टेज की वैल्यू यहाँ पे 10 वोल्ट्स रखूँ और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग में करंट का ग्राफ ड्रॉ कर लूँ, यानी यहाँ पे पॉइंट कर लूँ, फिर वोल्टेज की वैल्यू चेंज करूँ अपनी जो मेरे पास इंस्ट्रूमेंट है, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे करंट की वैल्यू नोट कर लूँ, फिर वैल्यू चेंज करूँ वोल्टेज की, फिर उसमें कॉरेस्पॉन्डिंग करंट की वैल्यू चेंज कर लूँ। तो यहाँ पे जो मेरा ये ग्राफ बनेगा, तो मैं क्या करूँ कि अपने वोल्टेज को चेंज कर रहा हूँ जिसकी वजह से मेरा करंट जो है वो चेंज हो। तो ये है मैनिपुलेशन, यानी मैं वोल्टेज एज एन आईवी इसको मैनिपुलेट कर रहा हूँ, तो मेरा डीवी करंट जो है वो चेंज होता जा रहा है। तो यहाँ पे कॉजेलिटी का पता चल रहा है कि आप किसी तरीके से आईवी को चेंज करें। तो यहाँ पे एक हमारे पास कौन सा रिसर्च अप्रोच या मेथड जो है वो यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ एक्सपेरिमेंटेशन। यानी जब हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं तो फिर हमारी कॉजेलिटी एस्टेब्लिश होती है। इसी तरीके से आजकल कंप्यूटर सिमुलेशन के ज़रिए भी हम एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म कर सकते हैं। सिमुलेशन स्टडीज़ भी होती हैं जिसमें हम रियल वर्ल्ड को कंप्यूटर के ऊपर मॉडल करके और फिर हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि उसका किस तरीके से इम्पैक्ट हो रहा है। ह्यूमन बींग्स के साथ भी सिमुलेशन हो सकती है। आप कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग के ज़रिए पता लगा सकते हैं कि डिफरेंट वेरिएबल्स जो हैं वो किस तरह इम्पैक्ट कर रही हैं ह्यूमन बिहेवियर्स के ऊपर। तो बहुत ज़्यादा डिटेल में हमारे स्कोप में नहीं है, लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि एक्सपेरिमेंटेशन या सिमुलेशन के ज़रिए हम कॉजेलिटी, और कॉजेलिटी का क्या मतलब है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल को इन्फ्लुएंस किस तरह कर रहा है, और कोरिलेशन का क्या मतलब है
कि आपस में रिलेटेड है, इनका एक एसोसिएशन है, ठीक है। तो कोरिलेशन में कॉजेलिटी कंफर्म करना थ्रू स्टैटिस्टिकल मेथड इज नॉट पॉसिबल, हमें उसके लिए एक्सपेरिमेंट्स या सिमुलेशंस ही परफॉर्म करने होते हैं। हमारे लेक्चर नंबर 1 ऑफ रिसर्च डिज़ाइन या एलिमेंट्स ऑफ रिसर्च डिज़ाइन का जो लास्ट टॉपिक है दैट इज क्लासेस ऑफ रिसर्च। जब हमें समझ आ गई कि हमारी नेचर ऑफ रिसर्च क्या है, तो अब हम क्लासेस ऑफ रिसर्च को डिस्कस करते हैं। ये सिंपली क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव के बीच में डिफरेंस है, यानी कि दो क्लासेस होती हैं, एक होती है क्वांटिटेटिव रिसर्च और एक होती है क्वालिटेटिव रिसर्च। अब ऑथर ये जो मेंशन्ड है 2002, इनके हवाले से ये जो दो मेन क्लासेस हैं क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, इनमें क्या डिफरेंस है। क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड्स, जैसे कि नाम से साबित है, इट्स बेसिकली डील्स विद द न्यूमेरिक डाटा, मैथमेटिकल वैल्यूज, ऐसे वेरिएबल्स जिनको हम कोई नंबर दे सकें, या ऐसा तरीका के वेरिएबल्स जिनको हम नंबर ना दे सकें, जो हम अपने फर्दर ऑपरेशनलाइजेशन और मेजरमेंट के टॉपिक में डिस्कस करेंगे कि हम किसी तरीके से वेरिएबल्स को न्यूमेरिक वैल्यू असाइन करें, तो वो क्वांटिटेटिव रिसर्च बन जाएगी। और जनरली जो नेचुरल साइंसेस की रिसर्च है या हाइपोथेटिकल डिडक्टिव अप्रोच जो हम डिस्कस कर रहे हैं इस पर्टिकुलर कोर्स में, वो ज़्यादातर क्वांटिटेटिव रिसर्च पे बेस करती है। So it helps us to understand how something is constructed, it is built or it works. क्योंकि हम रिसर्च में बहुत ज़्यादा स्टैट्स को यूज़ करते हैं, स्टैटिस्टिकल मेथड्स को यूज़ करते हैं, तो वो ज़्यादा फिर रिलाई करती है क्वांटिटेटिव रिसर्च। इसमें हमें फ़ायदा ये हो जाता है कि हमारा जो रिसर्च डिज़ाइन है वो बहुत ज़्यादा, जो हमने हॉलमार्क ऑफ रिसर्च में जो पॉइंट्स डिस्कस किए थे, कि वो बहुत ज़्यादा रेपिटेबल हो सकता है। क्यों? क्योंकि आप जो मेथड्स को यूज़ करेंगे, कोई दूसरा रिसर्चर भी सेम मेथड को यूज़ करके आपकी की हुई रिसर्च को वेरीफाई भी कर सकता है, उसके अंदर अगर प्रॉब्लम्स हैं उनको भी आइडेंटिफाई कर सकता है, उसको रीटेस्ट भी कर सकता है, आपके हाइपोथेसिस को भी री-वेरीफाई कर सकता है। आपकी रिजल्ट जो है वो बहुत प्रिसाइज होता है, आप उसके ऊपर ज़्यादा कॉन्फिडेंस से भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर रिसर्चर की अपनी वैल्यूज़ या अपने ओपिनियंस जो हैं वो शामिल नहीं हो सकते। So with quantitative research, you can repeat the experiment, you can retest the hypothesis, so it is important for the reliability of the results. इसका मतलब है quantitative research method को use करके हमारी which is more close to the scientific research design. Other class of research is qualitative methods. Qualitative methods is not as popular as quantitative, although it has origin in the social sciences. तो क्वालिटेटिव रिसर्च में ये होता है कि आप किसी भी पर्टिकुलर फिनोमिना को डीपली एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं। सो यू आर प्राइमरी कंसर्न विद इंक्रीजिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ सब्सटेंटिव एरिया रादर देन प्रोड्यूसिंग एन एम्पेरिकल एक्सप्लेनेशन फॉर। मतलब मैं किसी की करेक्टरिस्टिक को ज़्यादा डीपली एक्सप्लोर करना चाह रहा हूँ, उसको डिस्क्राइब करना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं जस्ट बाय सेइंग द हाइट ऑफ द पर्सन इज लाइक 11 कैन नॉट बी पॉसिबल, लाइक इज 7 फुट, और हाइट ऑफ अ पर्सन इज 5 फुट, 5 फुट 8 इंच, 6 फुट 3 इंच, ये क्या है, ये नंबर्स हैं। लेकिन उसकी बजाय यानी कि मैंने हाइट को नंबर्स असाइन कर दिए, ठीक है, मैंने कहा जी दिस इज 6 फीट, तो ये क्या है, ये तो क्वांटिटेटिव है। जबकि मैं उसको डिस्क्राइब करूं दैट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाइट इज डिफरेंट फ्रॉम द पीपल दैट आर लिविंग इन द फैमिली, द ग्रोथ इज टू मच, जब मैं इस किस्म से उसको डिस्क्राइब करने की कोशिश करूं, तो फिर ये क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्शन हो जाएगी, यानी इसमें मैं नंबर्स को यूज नहीं कर रहा। ये वाली रिसर्च इंफॉर्मेशन साइंसेज में, केस स्टडीज़ में और सर्वेज में क्वालिटेटिव मेथड जो है वो काफ़ी यूज़ किया जाता है। और अगर आप लोगों ने केस स्टडी से गो थ्रू किया है तो उसमें क्वालिटेटिवली फिनोमिनास को एक्सप्लेन किया जाता है। सिमिलरली क्लिनिकल केस स्टडीज़ होती हैं, इंटरव्यूज़ होते हैं, सर्वेज होते हैं, जो सब्जेक्टिव सर्वेज होती हैं जिसमें ओपिनियंस पूछे जाते हैं लोगों से, वहाँ पे भी क्वालिटेटिव रिसर्च को ज़्यादा यूज़ किया जाता है।
So that is all about lecture 1 of research elements of research design. In our subsequent lecture we will discuss research methods and other elements of research design. Thank you.